2-3 दिन से नेट पे एक फ़ोटो आ रही है एक बूढ़े आदमी की, फेसबुक पर आ रही है, किसी ने व्हाट्सएप पर भी डाला है। एक बूढ़ा आदमी कहीं बैठा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू बी ओल्ड एंड वाइज, समझदार और उम्रदार होने के लिए यू हैव टू बी यंग एंड स्टूपिड। आपको पहले जवान होना होगा और स्टूपिड होना पड़ेगा। मैं इससे हरगिज सहमत नहीं हूं। मैं फिर से रिपीट करूं, ये शायद आप जैसे समझदार आदमी ने लिखा होगा, बहुत अच्छा लिखा है। और पता है किस ग्रुप में लिखा गया है? ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स के ग्रुप में, सब MD DM टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। किसी ने MBBS डॉक्टर ने शेयर किया है एक ग्रुप में। लोग वही चीज शेयर करते हैं ना जो उनको अच्छी लगती है, और उनको ये भी लगता है कि जो अच्छी लगती है वो सही होगी कि नहीं। हाँ, लेकिन ये जानने का मन नहीं करता कि सही क्या होता है। अच्छा, तो मैं इसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक समझदार और बूढ़ा समझदार होने के लिए आपको पहले एक जवान और स्टूपिड बेवकूफ होना होगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि जब तक आप जवानी में बेवकूफ नहीं होंगे और जवान नहीं होंगे, तब तक आप बुढ़ापे में समझदार नहीं हो सकते और उम्रदार नहीं हो सकते? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं क्योंकि इतने लोग हैं हमारे आसपास, कितने लोग हैं स्टूपिड और यंग, तो पूरी दुनिया ही है। उसमें से कितने लोग हैं जो वाइज और ओल्ड बनते हैं? ओल्ड तो सब बन जाते हैं, वाइज कोई नहीं बनता। विजडम क्यों नहीं आती? समझदारी क्यों नहीं आती? कल भैया बता रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर बैठे थे, तो भैया कह रहे थे, कुछ बातचीत चली ऐसे ही, तो कह रहे थे कि जब तक आदमी रिस्क नहीं लेगा तब तक सक्सेसफुल कैसे बनेगा? यही कह रहे थे ना, अमीर कैसे बनेगा? तो मैंने इनको बड़ा जोर से, बड़ा वजन के साथ उनको फटकारा कि रिस्क लेने का मतलब आप जानते हैं? क्योंकि जब मैं भी यही सोचता था, और मैंने बहुत जगहों पर पैसे लगाए हैं, काफी जगहों पर मैंने जोड़ घटाना करूं तो शायद 4-5-6 लाख रुपए से भी ज्यादा मैंने बर्बाद कर चुका हूं, और इससे कहीं ज्यादा पैसे तो मेरे पिताजी ने बर्बाद किए हैं बिजनेस में। रिस्क लिए हैं, तो वो रिस्क क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्या हमने कम रिस्क लिया था? इस तरह के ढेर सारे ज्ञानी टाइप के लोगों की बातें शेयर होती रहती हैं, और उनको हम लोग भरोसा करके रोज अमल करते हैं और फेल होते रहते हैं। राम जी बता रहे थे पिछली बार जब हम लोग मिले थे कि आपको याद है बैंक में भाई साहब थे, उनके यहाँ काम करते थे राम जी, तो बोल रहे थे कि जब नई कंपनी आई थी कोई किसी नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उन्होंने बताया राम जी को कि इसमें पैसा लगाओ, तुम्हारा जो 5,000 रुपये लगाओगे 3-4 महीने में ट्रिपल होकर वापस आ जाएगा। तो उन्होंने लगाया, फिर लगाने के बाद उनको बताया गया कि इसके लिए 3 लोगों को और जोड़ना पड़ेगा 5-5 हज़ार का। तो बेचारा मरता क्या ना करता, उसने 2 घर के अपने मेंबर को लगा दिया, 1 बाहर के मेंबर को लगाया, तो कुल कितना पैसा लगा लिया? 5 और 5 15,000, और एक किसी और मासूम आदमी को ज्ञानवर्धक बातें बता करके 5,000 उसका लगवाया, कुल कितने पैसे लगे? 20,000। और आज तक उसमें से किसी को वो पैसा वापस नहीं मिला। उसके बदले में कुछ कपड़े मिले थे, और वो भी 5,000 के नहीं, शायद 1,000-2,000 के कपड़े होंगे, या शायद ज्यादा के भी हो। अगर 5,000 के भी कपड़े हो तो उस बंदे को 5,000 के कपड़े तो नहीं चाहिए थे, उसको तो पैसा चाहिए था, और पैसा चाहिए था, वो नहीं मिल पाया उसको। जब ये ज्ञानवर्धक बातें की जाती है ना कि रिस्क नहीं लोगे तो फायदा कहां से आएगा, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। विजडम वाली बातों में अक्सर हम लोग उन्हीं बातों को पसंद करते हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, जो इंस्टेंटली हमको सेटिस्फाई करने वाली होती हैं। और इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन नेवर लीड्स टू एंड ऑफ मिजरी। कभी भी दुखों का अंत इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन से नहीं होता है। ये तो उन लोगों की बात है जो लोग अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं एक और लेवल आगे, अमीरों की प्रॉब्लम, अमीर लोगों की प्रॉब्लम। अमीर कौन होता है? जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, ठीक है, इतना पैसा हो कि वो जिस सामान को खरीदना चाहे वो खरीद सके, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए मैं एक स्कूल का स्टूडेंट हूं और मुझे खरीदना है एक महंगा पेन 100 रुपए का, और मैं कहीं नौकरी करता हूं, मेरी सैलरी है 5,000 रुपए, तो मैं अमीर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे 100 रुपए का पेन खरीदना है और 5,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, तो उस अनुपात में तो मैं अमीर हुआ।
तो एक आम आदमी जो अमीर इंसान है, वो आदमी है जो चीज भी वो अफोर्ड करना चाहता है वो अफोर्ड कर लेता है। ठीक है? तो अमीरों की प्रॉब्लम क्या होगी, आपको क्या लगता है? आपने बहुत से अमीरों को देखा होगा, आपको लगता है अमीरों के पास कोई प्रॉब्लम होगी? मैंने देखा अभी कुछ दिनों में ना, अपने घर में देखा, बाहर लोगों को देखा, अमीरों के पास जाके बैठ के देखा, बहुत ही अमीर लोगों के पास भी बैठा था। एक भाई साहब थे, ही इज अ बिलियनियर, अरबपति आदमी, उनके पास 150 एकड़ जमीन है साउथ में। उनके पास में एक बार जब उन्होंने बुलाया था अपने घर, तब मैं गया था उनसे मिलने। तब तो मुझे बड़ा अजीब लगा था, अच्छा भी लगा था। उनका घर बड़ा खूबसूरत था, उनका घर ही 1 एकड़ में तो उनका घर बना हुआ था, जितना हमने पूरा स्कूल के लिए जमीन लिया। और हमने तो यहाँ गांव में ली है, उन्होंने तो चेन्नई प्रॉपर शहर में लिया था। और फिर उनके पास में तब भी गया जब वो परेशान थे। जब मैंने देखा उनको, एक अमीर आदमी, और किस लिए परेशान थे पता है आपको? पैसे के लिए, रुपए पैसे के लिए। मतलब उनको अपने लिए कोई जरूरत नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया गया था जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था फाइनेंशियली। मुझे लगा हाँ, एक आदमी जो इतना अमीर है, क्या पैसे के लिए परेशान होना उसके लिए मतलब कुछ सही लगता है आपको? क्या प्रॉब्लम है एक अमीर आदमी की कि अमीर आदमी भी पैसे के लिए परेशान होता है? गरीब तो परेशान होता ही होता है, अमीर भी परेशान होता है। और एक आध अमीर नहीं है, मैंने बहुत अमीरों को देखा है, बहुत कम लोगों को। हाँ, और मैंने उन लोगों को जो देखा है जो लोग पैसे के लिए परेशान नहीं हैं, जो लोग शांत हैं, जो लोग डिस्टर्ब नहीं होते अपनी लाइफ में, उनको जब मैं देखता हूं तो पैसे का तो मुझे अंदाजा ही नहीं पड़ता कि इस आदमी की इनकम क्या है, बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता। मैं बहुत बार कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज कभी वो लोग सस्ते कपड़े पहनते हैं, अक्सर वो लोग कभी महंगी कार में बैठते हैं, कभी बहुत सस्ती कार में बैठते हैं। मैं 2-3 लोगों को ऐसे जानता हूं जिनको देख करके मुझे बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं हो पाता कि ये इंसान कितना अमीर होगा। उस इंसान से जो मुझे वाइब्रेशंस मिलती हैं, जो मुझे उनके बारे में जो जानकारियां मिलती हैं, मैं बहुत दो बार पूछा भी उनसे कि अंकल आप कितना कमाते हैं? बोलते हैं ठीक है, जरूरत भर के लिए तो आ जाता है, जितनी मेरी जरूरत है और जितना मैं कमाता हूं दोनों बराबर हैं, कम नहीं है। और वहीं पर मैं देखता हूं जिनके पास बहुत पैसे हैं। अभी रिसेंटली एक सज्जन को मैं जानता हूं, वो एक गवर्नमेंट जॉब से खत्म हो गई उनकी नौकरी। इतना पैसा उनके पास है अब कि वो आराम से अगले 20 साल 25 साल काट सकते हैं। लेकिन अब तक नौकरी थी उनके पास, अब नौकरी जा रही है। अब उनको चिंता हो रही है कि नौकरी चली जाएगी तो हम खुले हाथ से नहीं खर्च कर पाएंगे, अब हाथ बंद करके खर्च करना पड़ेगा। व्हाट डू वी मीन बाय खुला हाथ, बंद हाथ? क्या प्रॉब्लम होगी अमीरों की? मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं अमीरों की प्रॉब्लम, बिकॉज हम भी उसी लाइन में खड़े हैं। ज्यादातर हम में से लोग अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। एक चेक, ब्लैंक चेक दे दिया है लाइफ ने हमको, और उसमें अगर हम कुछ भरेंगे तो हमको लगता है कि सामने वाले ने रुपए पैसे भरे हैं तो मैं भी रुपए पैसे भरूं। लेकिन ऐसा ना हो कि उस चेक को जब हम लेने इनकैश करने जाएं लाइफ के एंड में तो उसको दें और सामने से कुछ ना मिले। ऐसा ना हो कि जब लाइफ हमारी पूरी हो तो हम कहें अरे हमने तो इतना ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया था, उसको दे करके हम सुख शांति और अच्छी अच्छी चीजें कमाना चाहते थे, लेकिन ये तो एक बहुत अच्छा आदमी आज खत्म हो गया। पता है आपको, ओमपुरी जी खत्म हुए। कैसे जिंदगी थी उनकी, क्या करते थे, कैसे पैसा कमाया, क्या किया। इस जिंदगी में एक आम आदमी की दिक्कत तो है गरीबी, लेकिन एक अमीर आदमी की भी गरीबी खत्म नहीं होती। गरीबी उसकी अलग तरह की होती है। इसको मैंने नाम दिया है वांटिंग। वांटिंग जानते हैं क्या होता है? वांट तो मतलब होता है चाह, वांटिंग मतलब होता है दरिद्रता, गरीबी, कमी, अभावग्रस्ती। अभावग्रस्ती जानते हैं क्या होता है? अरे यार पैसे होते तो ये काम कर लेता मैं। जैसे कल हम लोग मॉल में गए और मैंने बजट बना रखा था, जैसे ये हमारी गाड़ी सर्विसिंग कराने गए थे तो वहाँ दुकान में गए थे टाटा के शोरूम में। तो वहाँ पर इस बड़ी कार की सर्विस होती है करीब 10 से 12 हज़ार में, 10-12 हज़ार में होती है ना।
तो मैंने कहा नहीं यार, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, बाहर करा लो। बाहर कराया तो वही 4-4,500 रुपये में हुआ। तो कोई अगर बाहर से देखेगी तो बोलेगा, डॉक्टर साहब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है क्या कि आप एक गाड़ी की सर्विसिंग करा सकें प्रॉपर, जहां पर होती है वो। तो मैं अभावग्रस्त है, वो वांटिंग है। लेकिन वांटिंग की दिक्कत वांटिंग से नहीं आती है। दरिद्रता इस बात से नहीं आती है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं या आपकी जेब में कितने पैसे कम है किसी सामान को खरीदने के लिए। वांटिंग आती है जब वो दरिद्रता आपके मन को छूती है, जब वो दरिद्रता आपको महसूस होती है कि आप गरीब हैं। और आप देखेंगे कि वो ज्यादातर लोगों की लाइफ में, जितने भी लोगों को आप देखेंगे, वो सबके लाइफ में ये दरिद्रता है। किसी को भी ये नहीं महसूस होता कि जो हमारे पास है वो पर्याप्त है। क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि नौकरी मत करिए, पैसे मत कमाइए, पैसे मत बचाइए, मैं खुद काम कर रहा हूं। इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है कि मैं इस क्वेश्चन को पूछना चाहता हूं अपने आप से इसी जन्म में, मरने से पहले, कि अगर मैं केवल और केवल पैसे कमाता हूं, पैसे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पैसा मुझे अच्छा लगता है, उससे ढेर सारे काम होते हैं हमारे घर के, बट क्या सुबह से लेकर शाम तक अगर मेरी लाइफ का एजेंडा केवल पैसा होगा तो हैप्पीनेस नहीं, मैं कह रहा हूं, तो क्या ये डरावनी जो लाइफ चल रही है हमारी, डरावनी, पता है ना लाइफ डरावनी है, नहीं मालूम? अभी देखिएगा, आज मैं कह रहा था ना आप लोग मत बैठिए, बिकॉज आप जो बैठेगा उसको यही पता चलेगा कि दुनिया कितनी डरावनी है। आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स को देखा है, वो कहते होंगे कि हमारे बच्चे तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तब हमारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। लेकिन क्या उनके पेरेंट्स ने उनको ये चीज नहीं कहा होगा कि तुम लोग पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो हमारी लाइफ सुखमय हो जाएगी? और क्या जिन लोगों के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, क्या उनकी लाइफ में कभी आपने उनके घर में 1 घंटे बैठकर ध्यान से देखा है क्या होता है? क्या वो लोग आपको बाहर से लगता होगा, दूर से, जब चीज दूर से अच्छी लगे, पता है इसको क्या बोलते हैं? फाटा मोरगाना। नहीं पता? नहीं सुना आपने फाटा मोरगाना? उस क्लास में नहीं थे शायद ये। फाटा मोरगाना मतलब मृग मरीचिका। दूर से कोई चीज देखने में अच्छी लगती है लेकिन जब पास जाइए तो खराब लगे। समुंदर में आप दूर से देखेंगे, बहुत दूर, तो आपको कुछ चीज दिखाई देगी, नाव दिखाई देगी, लेकिन जब पास जाइए तो नहीं होती वो चीज। रोड पर आप दूर से देखिए, रेगिस्तान में दूर से देखिए तो आपको पानी दिखाई देगा, लेकिन पास जाइए तो होता नहीं। वो आंखों का एक इल्यूजन होता है। ये अक्सर होता है जब भी आप किसी और को देखेंगे। आप हमारे घर में आते हैं, आपको अच्छा लगता होगा, 1 घंटे के लिए आप यहाँ रहते हैं, आपको लगता होगा सर की लाइफ, ये फटा मोरगाना है, क्योंकि आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए आते हैं और 1 घंटे के लिए आपके अंदर जो चीजें हैं वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाती हैं इस घर के माहौल की वजह से। लेकिन जब आप यहाँ रहना शुरू कर देंगे तब आपका अंदर यहाँ आसपास या तो खुशबू फैलाएगा या तो बदबू फैलाएगा। बदबू मतलब शरीर की बदबू नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिंदगी की बदबू कह रहा हूँ। आप यहाँ बैठे रहेंगे, आप बोलेंगे सर मैं अंदर लेट जाऊं, मैं कहूँगा लेट जाइए, लेकिन वो मेरा बेडरूम है, आप अंदर घुस नहीं सकते। सर मैं अपने मन की टीवी देख सकता हूँ यहाँ पर, ना, इस घर में टीवी देखना अलाउड नहीं है। सर मैं फेसबुक कर सकता हूँ कंप्यूटर पे, ना। अच्छा सर आपके पर्स में से 100 रुपये लेकर मैं अपनी मर्जी का खाना खा सकता हूँ, ना। तो आपको याद आएगा, अरे मेरे पापा भी तो ऐसे ही करते हैं, अरे ये तो वही डेजा वू। लोग शादियां करते हैं, एक लड़की से शादी करते हैं, फिर पसंद नहीं आता, डिवोर्स दे देते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनकी बीवी जो नई वाली होती है, उसकी शक्ल, उसकी अकल, उसकी हैबिट सब पुरानी वाली से मैच होती है। वो कोई और नहीं होता, वो होता है फाटा मोरगाना, कि दूर से ढोल, उसको कहावत भी है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो कौन सा इंसान है, अमीरों के पास अपनी प्रॉब्लम है, अमीर डरते हैं। अमीर, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इसी शहर में देखा है, जो लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं वो अपने आप को और लोगों से काटने लगते हैं। मैंने एक डॉक्टर से मिला, मैं बैठा उनके साथ, वो डॉक्टर हैं, मैं उनसे बैठा हुआ था, उनके पास बैठा हुआ था, तब तक से बोलते हैं कि अगर ज्यादा लोगों से बातचीत करो तो वो लोग डिस्काउंट मांगना शुरू कर देते हैं, मुफ्त में इलाज कराना चाहते हैं।
घाटा होना शुरू हो जाता है। इसलिए लोगों से कट कट के रहो, दूर दूर रहो। ये बहुत जरूरी है कि आप गलत लाइन में न खड़े हो। गलत लाइन वो लाइन है जिसका आप एंड बिना देखे, खुद अपनी आंखों से बिना देखे खड़े हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि लंबी लाइन है और वो है ट्रेन की टिकट की लाइन, लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता चला राशन की लाइन थी। हम तो ट्रेन का टिकट चाहते थे, मिला हमको पुराना चावल। नहीं, पुराना चावल तो अच्छा होता है, नया चावल। तो किस लाइन में खड़े हो, बहुत सोच समझ के खड़ा होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जिस लाइन में, एक मुझसे पूछ रहा था बहुत साल पहले कि डॉक्टर साहब आप, उस समय मैं एमडी की पढ़ाई नहीं करता था, एमबीबीएस के बाद मैं कुछ नहीं करता था, यही पढ़ता था, कृष्णमूर्ति को पढ़ता था मैं। 4 साल तक मैंने एमडी कृष्णमूर्ति किया था। डिग्री तो मिली नहीं, ज्ञान मिल गया। पूछे थे आप, फिर मैंने बाद में बेशर्म होकर बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो कौन सी कॉलेज में? मैंने कहा ऐसे कॉलेज में जहाँ पर बड़े बड़े स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट, जैसे कृष्णमूर्ति, जैसे बुद्ध। वो लाइन में खड़ा होना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में दिखता है कि वांटिंग नहीं है। ठीक है, डिग्री लेट मिलेगी, हो सकता है 1 जन्म लग जाए, हो सकता है 10 जन्म लग जाए, बट वही लाइन मुझे ठीक लगती है फिलहाल। वो तो एंड में जाके मालूम पड़ेगा, बट दूर से तो यही ठीक लगती है। आपको लगती है अमीरों की लाइन, आप उसमें खड़े हैं। मैं उस लाइन को छोड़ चुका हूं, अभी कुछ दिन पहले ही छोड़ा है। कल हम पढ़ रहे थे कि जो बुद्धा का डॉक्ट्राइन था, जो बुद्धा की टीचिंग थी, वो किस चीज पर बेस्ड नहीं थी? बिलीफ पर बेस्ड नहीं थी। वो मैथमेटिक्स की तरह है कि अगर आपने उसको सुना और एक्सपेरिमेंट किया तो आपको भी वही हासिल होगा जो बुद्धा को हासिल हुआ था। बाय अपीलिंग टू नॉलेज एंड नॉट बिलीफ, चूंकि उन्होंने अपने ज्ञान को नॉलेज पर रखा था, बिलीफ पर नहीं रखा था, द ईस्ट हैज रेंडर्ड इट्स टीचिंग इनएक्सेसिबल टू ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आसपास जितने भी लोग हैं लखीमपुर में, आप किसको पाएंगे इंटरेस्टेड ज्ञान में? वो सब पूजा कर लेंगे, घंटी बजा लेंगे, भक्ति कर लेंगे। वो बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि बिलीफ के ऊपर बेस नहीं था ये ईस्ट का नॉलेज के ऊपर बेस था, ज्ञान के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, इसलिए बहुत से लोग इसके लिए दूर हो गए। एंड अपील टू बिलीफ, अगर बिलीफ को अपील किया होता, इरैशनल इन इटसेल्फ, जो अपने आप में बेवकूफी है, एंड सपोर्टेड बाय एब्सर्ड लेजेंड्स, और उनको सपोर्ट कौन करता है? अरे गणेश जी सर कटवा दिया था, शंकर जी सर्जन, शंकर जी ने गणेश जी की मूर्ति लगा दी, कुछ भी तुक नहीं है इसका, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मंदिर बन गए हैं। किसी को ऐसी कहानी बताया होगा, उसने पहला मंदिर बना दिया होगा। भाई हाथी को देखा ही है, कहानी सुनी है, बचपन की कहानियां अच्छी लगती हैं बड़ी। जब बड़े होते हैं ना तो उन कहानियों में एक फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया पता है क्या होती है? नाम सुना है आपने कभी? बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है, बचपन की फीलिंग। अच्छा, ये बात भी नहीं ध्यान में आता कि बचपन की फीलिंग बड़ी बेकार थी। जब छोटे होते हैं, जैसे आजकल श्रीश हैं, उन्होंने मुझसे बोला था पापा आते समय एक किंडर जॉय ले आइएगा। मैं भूल गया किंडर जॉय कौन सी बड़ी चीज है। मैं यहां पर मम्मी का किंडर जॉय ला रहा हूं आजकल, तो बच्चे का किंडर जॉय था। गुस्सा हो गए। फिर मैंने कहा श्रीश अगर ऐसा किया तो थप्पड़ पड़ेंगे, तो और गुस्सा हो गए। तो ये बचपन की जिंदगी है, फुल ऑफ लिमिटेशंस, फुल ऑफ मिजरीज। मैं बच्चों को देखता हूँ 24 घंटे उनको किताब हाथ में लेना पड़ता है। किताब मतलब वो भोजन जिसकी भूख नहीं है और उसको 24 घंटे खाना है आपको, इस उम्मीद में कि जब 20 साल बाद जब उल्टी करोगे तो उससे महल खड़ा होने वाला है। पता नहीं वो महल भी हमारे मन का होगा कि नहीं होगा। तो एन अपील, जो कि इरैशनल कहानियों पे बिलीफ सिस्टम जो टिका हुआ है, वुड हैव रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस। अगर इस तरह से उन्होंने कहानियां बताई होती, झूठी कहानियां बताई होती गौतम बुद्ध ने, तो शायद बहुत से लोग उनको फॉलो करते। ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी आर एबल टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल अप्रोच इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन में बहुत कम लोग इंटेलेक्चुअली उसको अप्रोच कर पाते हैं, दिमाग से, सोच समझ से इसको जान पाते हैं। शोपेनहावर कहते थे, फिलोसोफर थे, डिस्क्राइब्स नोइंग मतलब ज्ञान पाना, एक्सपीरियंस पाना। और मैं ज्ञान की वो ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूं कि जो भिखारी है ऐसी,
रो रहे हैं, परेशान है, तो कुछ अच्छी अच्छी बातें कर ली। एक्चुअल एक्सपीरियंस जहां पर आप एक गौतम बुद्ध को देखते हैं, ही इज इन टू डीप मेडिटेशन। आजकल 2 दिन से हम लोग का घर जो है थोड़ा सा आपको दिखता होगा अस्त व्यस्त है, टाइम की भी कंस्ट्रेंट चल रही है ना। आप कभी फाउंडेशन जाइए, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जाइए, वहां पर कोई मंदिर नहीं है, वहां पर केवल लोग हैं, पेड़ हैं, नदी है और बहुत ढेर सारा पीस है। जो पीस खोज रहा है उसको वहां एक्सपीरियंस होगा पीस। तो मैं उस पीस की बात कर रहा हूं, उस नॉलेज की बात कर रहा हूं, जिससे मन की एकदम वो शांति आती है जो डिस्टर्बेंस नहीं आती। तो बोलते हैं ऐसा नॉलेज क्या है? इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑर्गेनिक फंक्शन। ऑर्गेनिक फंक्शन मतलब अपने शरीर से किया हुआ काम, जैसे कार चलाना है, किताबों में कुछ लिखना है, या कुछ टाइप करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, ये सब ऑर्गेनिक फंक्शन है। शरीर का भी फंक्शन ऑर्गेनिक फंक्शन है। खाना खाना, बीमारी से लड़ाई करना, ये सब ऑर्गन, बॉडी जो है बनी हुई ऑर्गन से बनी हुई, तो ऑर्गेनिक फंक्शन। तो ये जो बोल रहे हैं पढ़ना या ज्ञान अर्जित करना, चीजों को गहराई से देख पाना, ये सबसे मुश्किल ऑर्गेनिक फंक्शन है। इस दिमाग से सबसे मुश्किल काम अगर आप करा सकते हैं तो वो नोइंग है, ज्ञान अर्जित करना है। एक बहुत इंट्रिगिंग बुक है इनके हिसाब से, शहर के हिसाब से। बोलते हैं द ऑथर ऑफ द इंट्रिगिंग बुक एक्लीसियाटस कुछ 1400 सन में लिखा गया, आज से 400-500 साल पहले। कह रहे हैं एक्लीसियाटस में लिखा हुआ है, मच स्टडी इज वियरिसम ऑफ द फ्लैश। पढ़ना मतलब इस बॉडी को का खत्म होना एक तरह से। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना, अरे तुम क्या कर रहे हो यार, तुम तो खाली दिमाग चला रहे हो, तुम्हारा तो शरीर तो चल ही रहा है, मेहनत तो हम कर रहे हैं। जितना बॉडी मेहनत करने में खर्च होता है, ऐसे ही फ्लैश का खर्च होता है कहां पे? समझदारी में, इन नोइंग, स्टडिंग। एंड एन अफ्रीकन ट्राइब एक्सप्रेस, अफ्रीका में एक ट्राइब है, वो इसको कैसे एक्सप्रेस करती है? द कन्विक्शन ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ मेन इन इट्स प्रॉवर्ब। बहुत से लोग इसको मानते हैं, आप लोग भी यही मानते हैं। थिंकिंग इज द मोस्ट टेरेबल थिंग। जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे समझ में आया, अमीरों की प्रॉब्लम पता है क्या है? दे आर पुअर, वेरी पुअर, दे हैव मनी, उनके पास ढेर सारा पैसा है, बट दे लैक, व्हाट डू दे लैक? द मोस्ट टेरेबल थिंग। What is the most terrible thing? Thinking. It is the most difficult thing. Thinking is the most difficult thing. कल मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। कल एक मेरा वीडियो किसी ने देखा और उन्होंने मुझे मेल किया, अरुण, आई लाइक योर वीडियोज, आई वॉच योर वीडियोज, आई लाइक इट, वॉन्ट टू डिस्कस। मेल आया था मुझे, मैंने मेल पैक कर दिया कि हाँ ठीक है, इफ यू वांट टू, आई थिंक माय नेम इज, यू हैव मिस्ड टुक माय नेम, माय नेम इज आशीष, नंबर दे दिया मैंने। 2 मिनट के अंदर फोन आया, एक लड़की, श्रद्धा जैसी लड़की, छोटी सी होगी, 20-22 साल की। उसने कहा मैं वॉइस ओवर देती हूँ, आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट पता है क्या होता है? जब आप टीवी के एड्स देखते हैं तो पीछे जो आवाज चलती है उसको बोलते हैं वॉइस ओवर। बोलते सर आपको चाहिए वॉइस ओवर, चाहिए अपने वीडियोस के लिए? मैं तो एकदम इंटरेस्टेड, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं जानना चाहता था ये बंदा करता क्या है, वॉइस ओवर किस चीज के लिए होता है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे मेरा डिटेल पूछा कि आप क्या करते हैं, कितने बच्चे आते हैं क्लास में आपके। बोलते जैसे सर आप देखिए तो मुझे बताया कि जैसे वो है आपके प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां होती हैं, तो उसको मैं ऑडियो बुक्स बना सकती हूँ, बोल करके उसके मैं पढ़ के, एंड आवाज बड़ी अच्छी लगेगी सर आपको। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे मेल करिए, अपनी आवाज, रिकॉर्डेड आवाज भेजिए। तो उन्होंने मुझे कुछ आवाजें भेजी हैं, पॉन्ड्स का एड में है, और भी 4-5 एड्स में उनकी आवाजें हैं, दुबई की, कुछ गवर्नमेंट की भी है। बोलते ये बॉम्बे में खूब चलता है। लेकिन मैंने फिर मन में सोचा, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो भी चीज बुक्स पढ़ रहे हैं उसकी एक समरी बना के आप मुझे भेज दीजिए, और मैं उसको वॉइस ओवर अच्छी सी आवाज में, इंटरेस्टिंग आवाज में बना के आपको दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे लगा कि ये बंदा, ये बंदी जो है, वो खुद ये काम क्यों नहीं कर सकता? आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज जो काम हम लोग अभी करने की कोशिश करते हैं यहां पर 1 घंटे के लिए, वो क्या है पता है? इट इज द मोस्ट टेरेबल थिंग, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अपने आप को सूरमा बता रहा हूं कि आई डू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, ये बात नहीं है। ये हो जाता है, हम लोग होते हैं बहुत से लोग, भैया कैरम खेलते हैं तो अब कैरम खेलते खेलते इतने एक्सपर्ट हो गए, आंख बंद करके भी चली जाती है इनकी। वो तो आंख बंद करके गाड़ी चला लेते हैं,
तो जो आदमी जो काम करता रहता है ना, उसको वही आता रहता है। तो बहुत वो बात करने की, सोचने की, हाँ ये वैसे बहुत मुश्किल काम है। थॉट्स को देख पाना, नए थॉट्स को देख पाना, चीजों को गहराई से देख पाना, ये बहुत टेरिबल काम है। तो शायद ये जो टेरिबल काम है वो ये चाहती है कि आप उसको आसान करके मुझे दे दीजिए, फिर मैं उसको रिपीट कर दूं। लेकिन आप नहीं जानते, जब आपको थॉट्स, ओरिजिनल थॉट्स आप खुद देख पाते हैं, वो ऐसे है जैसे आप ये जो आपके आसपास पेड़ पौधे, आसमान, हवा, आप इनको सीना चीर करके देख रहे हैं। ऐसा लगता है, आपको लगता है जैसे आपके अंदर एक सुपर पावर आ गई है। ऐसा लगता है जैसे चीज, जो पारदर्शी चीज के थ्रू एंड थ्रू देख पा रहे हैं आप, लोगों के थ्रू एंड थ्रू देख पाते हैं आप। पता है आपको, ऐसा लगता है जैसे आपको मिस्टर इंडिया की ताकत आ गई है। मिस्टर इंडिया नहीं थे, देखा था मिस्टर इंडिया, बिना कोई देखे उनको तो लोगों के घर में घुस जाते थे। ऐसी शक्ति आपको आ जाती है, बिकॉज तब आप केवल फ्लैश और बोन्स वाले इंसान नहीं होते हैं, यू आर अ टेलीपैथिक ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट जस्ट एनीवन एल्स। तो अफ्रीका में लोग कहते हैं कि थिंकिंग इज द मोस्ट टेरिबल थिंग। ये नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, भैया चाय ले आओ, अमिताभ बच्चन की पिक्चर बड़ी अच्छी थी, वो नॉर्मल थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। थिंकिंग इन रियल टर्म्स की चीजें होती क्यों हैं, मैं जानना चाहता हूं। एक थॉट की गहराई में जाना, जो हम लोग करते हैं वो तो खाली सुपरफिशियल थिंकिंग है। थॉट को लैटरली सोचते हैं, अरे ये कपड़ा अच्छा था, अगर 200 रुपये और कम का होता तो मैं ले लेता। ये थॉट नहीं है, ये तो केवल आसपास की चीजों को, जैसे गंदी हवा होती है उसको आप सांस लेते हैं, ऐसे आप थॉट्स को भी अंदर लेते हैं फिर थूक देते हैं। ये वो थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग इज सीइंग, आई एम सीइंग इनसाइड दिस लेयर ऑफ वॉट एवर इज शोन टू यू। जो भी चीज दिखाई जा रही है उसके गहराई में जाकर देखना। मैं इनको देखता हूं, आज इनको देख करके मुझे एक नई चीज समझ में आई। पूरा उल्टा है दुनिया। पता है बचपन में बच्चों को क्या चाहिए होता है, वो हम लोग बुढ़ापे में देते हैं उनको, और जो बुढ़ापे में चाहिए वो हम बचपन में देते हैं। एकदम उल्टी चीज। बचपन में चाहिए बच्चों को रिस्पेक्ट। यू नो व्हाट इज रिस्पेक्ट? कि आपने जो थोड़ा सा काम किया है उसके लिए आपको शाबाशी। लेकिन हम रिस्पेक्ट किसको देते हैं? बुढ़े लोगों को। अरे प्रणाम भैया, बुढ़ाऊ पापा, दादा, नमस्ते। कुछ नहीं किया है, बाल सफेद हो गए, पैर छू लीजिए उनकी, क्योंकि बाल सफेद हो गए। वाइज एंड ओल्ड। और क्यों वाइज एंड ओल्ड हुए? बचपन में हम बेवकूफ थे। बचपन में जब उन्होंने समझ वो तो अपने आप हो गए। बचपन में अगर बच्चे को आप हर छोटे छोटे, मैंने आज देखा इस बच्चे ने इतनी, बिल्कुल भी दैट सेम स्किल आई कुड नॉट सी इन दैट ओल्ड लेडी। आज हम लोगों ने क्या किया था, कपड़े हम कल ले आए थे, 1000 रुपए का पैंट लेकर आए थे और करीब 700-800 का एक जैकेट लेकर आए थे। तो मुझे लग रहा था कि 1000 रुपए का पैंट महंगा है तो सस्ता करना चाहिए, तो वो मैंने ले लिया। और जैकेट इनको पसंद नहीं था, छोटा भी था, तो हम लोग गए आज जैकेट वापस करने। काफी खोजबीन की तो एक जैकेट भी ले आया, वो मैं ले आया अपने लिए, वो सस्ता था। और एक पैंट ले आया और एक शूज ले आया और एक पजामा ले आया। इन सबको 2 चीज के बदले में 3 चीज आई, प्लस 300 रुपए और दिए, 350 रुपए और दिए थे हमने। खुश थे हम लोग। एंड इनकी मैंने देखा, मैंने सिंपल रूल बनाया था इनको कि हम लोग 600 का पैंट लेंगे, है ना, 600 का पैंट लेंगे, ये सिंपल रूल था। अब उस 600 के अंदर ही वॉज फ्री टू चूज एनीथिंग। कल ये नहीं किया था इन्होंने। कल इन्होंने क्या किया था, कोई भी पैंट जो पसंद आ रहा है ले लो, तो उन्होंने प्राइस देखा ही नहीं। तो बाद में इनको एहसास हुआ कि प्राइस भी एक रूल है हमारे घर का, एक नहीं गेम का रूल है। शॉपिंग नाम का एक गेम होता है, इसमें एक प्राइस नाम का एक रूल होता है। वो खेल, उसके साथ खेलोगे तो कभी हारोगे नहीं तो पैसा इकट्ठा कर लोगे, सामान इकट्ठा कर लोगे, कुछ होगा ही नहीं। और अब ये मत सोचिएगा कि सर ये गेम कहां तक आपको हरा सकता है। कल एक बड़े ताज्जुब वाला हमने एक एपिसोड देखा, उसमें क्राइम पेट्रोल में एक औरत शॉपिंग मॉल में जाया करती थी, 20,000 का मेकअप सेट पसंद आ गया, नहीं ले पाई, पति से बोला, पति ने मना कर दिया, फ्रस्ट्रेटेड, उसको समझ में नहीं आया। ऑटो से वापस आ रही थी तो एक आदमी मिला, उससे बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आपको तो मैं 20,000 रुपये घंटा कम कमा सकता हूँ, यू जस्ट हैव टू स्लीप विद समबडी एल्स, किसी के साथ सोना है आपको। पहले तो डर गई कि प्रोस्टिट्यूशन का काम हो गया ये, फिर सोचने लगी कि क्या बुरा है 20,000 का 1 घंटे में। फिर उसको डर लगा, नहीं है तो मैं घरेलू औरत हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा इसके चक्कर में। तो फिर वापस उसके पास गई, बोलती नहीं कुछ और काम बताओ। उसी आदमी के पास गई। क्यों गई? क्योंकि एक शॉपिंग जो होती है ना, बिना रूल्स की शॉपिंग जो होती है, वो आपको स्विमिंग, जानते ना, स्विमिंग बिना रूल्स की नहीं की जाती।
ऐसी शॉपिंग भी बिना रूल्स के नहीं की जाती, ये तो गहरे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद बोलते ठीक है एक और दूसरा काम है आप कर सकते हैं, आपको उसमें कुछ नहीं अपने आप को करना, आपको एक लड़की सप्लाई करनी, एक यंग लड़की, वेरी इनोसेंट गर्ल, तो वो आप दे दीजिए तो आपको 4 लाख रुपए नहीं 12 लाख रुपए आपको मिलेगा। अब वो घर पे आई, अपनी काम वाली को देखती है, उसकी छोटी बच्ची थी उसको देखना शुरू कर दिया। नाउ दैट फीमेल यंग लड़की जो काम करती थी उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह दिखाई देती, गैजेट की तरह जो खरीद और बेच सकते हैं हम। उसको बताया काम वाली को, काम वाली ने मना कर दिया, तो उस काम वाली को भी लालच दे दिया कि तुम पैसा कमा सकती हो, तो उसने काम वाली ने बगल में पड़ोस वाली बच्ची को किडनैप करा दिया। बाद में पुलिस ने पकड़ा इन लोगों को, मारने से पहले ही सबने हाथ जोड़ लिया कि हम लालच में आ गए थे, और सबको जेल हो गई। तो ये जो ये क्या है पता है, ये प्रॉब्लम कहां की है? शॉपिंग की नहीं है सर। पीपल आर नॉट एबल टू डू समथिंग टेरेबल। आंख बंद हो गया। 20,000 का सर, 20,000 का अगर आप शॉपिंग वो लेते हैं मेकअप किट, आपकी जिंदगी एकदम जन्नत हो जाएगी। एक कार खड़ी कर दीजिए सर। भैया बता रहे थे सर कौन सी कार, कोई हाँ एक भाई साहब मुझे मिले परसों, बोलते हैं सर फॉर्च्यूनर कार अगर आपने नहीं चलाई तो आपकी जिंदगी। मैंने कहा सर हमारे यहाँ ट्रक थी, वो फॉर्च्यूनर कार जैसी थी, लेकिन मैं उसको चलाता नहीं था क्योंकि बहुत हैवी थी। दिस इज नॉट अबाउट मनी, दिस इज नॉट अबाउट हॉबी, इट इज अबाउट अनएबल टू थिंक कि मैं किस चीज में जा रहा हूं तो क्या होगा उससे। और हम करते क्यों नहीं? बिकॉज थिंकिंग इज अ टेरेबल एक्ट। बोलता है फ्यू इंडीड आर दोज हु सीक ट्रूथ फॉर इट्स ओन सेक। बहुत कम लोग हैं जो लोग सच्चाई को सच्चाई के लिए ही खोजते हैं। सच्चाई को सच्चाई के लिए हम खोजते कहां हैं? अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये शर्ट अगर खरीदो तो तुम्हारी जिंदगी झकास, तो ये सच है कि झूठ आप ये नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे सर है कितने का, सच क्या है इसके बारे में नहीं पूछेंगे आप। बहुत ही कम लोग हैं जो ये पूछते हैं, सच्चाई को सच्चाई के लिए खोजते हैं। हम लोग अभी सच्चाई को सच्चाई के लिए खोज रहे हैं, इसका कोई मोटिव नहीं है हमारा, हम खाली जानना चाहते हैं। फ्यू टू बहुत ही कम लोग हैं आर दोज इवन इन दोज कंट्रीज वेयर पॉपुलर एजुकेशन हैज कन्फर्ड लिटरेसी टू द मासेस। आमतौर की जो स्कूल्स चल रहे हैं इन्होंने लिटरेसी को मतलब जो लिटरेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, साक्षरता। जैसे भैया पढ़ सकते हैं, आप लोग सब लोग साक्षर हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, जोड़ घटाना कर सकते हैं, लेकिन इतना ही जोड़ घटाना कर सकते हैं कि कितने रुपए डिस्काउंट में कौन सा सामान मिलेगा, उस सामान की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, ये तो थिंकिंग में आता है। सर वो चैप्टर हमको नहीं पढ़ाया गया तो हमने छोड़ दिया था, एग्जाम नहीं था उसका। और क्यों नहीं होता? बिकॉज दोज हु परस्यू नॉलेज अनलेस इट प्रोमिसेस मटीरियल अवार्ड। स्कूल में भी हमने इसलिए पढ़ाई किया था बिकॉज मटीरियल अवार्ड मिल रहा था। सर जिस चैप्टर में हमको नंबर मिलने वाले थे, जो क्वेश्चन में नंबर मिलने वाला था वो हमने पढ़ा, बाकी छोड़ दिया। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ज्ञान को ज्ञान के लिए खोजते हैं। जिस तरह से आप गड्ढे में गिर सकते हैं बिना सोचे, सोचना इस टेरेबल एक्ट को करने से आप उस हाइट तक पहुंच सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और मुझे उसका स्वाद लगना शुरू हो गया है। मैं इनको बता रहा था कि जब पढ़ने का स्वाद लगेगा ना तो बाकी सारे स्वाद खत्म हो जाते हैं। पढ़ने का मतलब समझने का, चीजों को जानने का, और फिर बुक्स वन ऑफ द मीन्स है जानने का। बस आप आसपास देखते रहिए, लोगों को ऑब्जर्व करते रहिए और आपको ढेर सारे जेम्स मिलेंगे, हीरे जवाहरात। इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में, एंड साइंस और विज्ञान में, मोस्ट मेन आर वेल कंटेंट टू एक्सेप्ट अथॉरिटी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, मोदी जी बोले तो सही होंगे, अथॉरिटी को हम आराम से मान लेते हैं, साइंटिस्ट लोगों को हम आराम से मान लेते हैं अथॉरिटी में। एंड देयर इज अ रेवरेंस फॉर मॉडर्न एक्सपर्ट, और एक तरह की एक पूजा करते हैं, इज्जत देते हैं हम लोग। आज जिस तरह से लाखों लोग इकट्ठा होते हैं एक पॉलिटिकल रैली में, एक्सपर्ट्स का एक तरह का रेवरेंस है, इज्जत होती है। दैट इज ऑन द सिमिलर लेवल टू द रिस्पेक्ट वंस अकॉर्डेड विथ फॉर विच डॉक्टर्स। एक जमाने में विच डॉक्टर्स को भी ऐसी इज्जत मिलती थी। पता है विच डॉक्टर्स कौन होते थे? आज से काफी साल पहले जब गांव में बीमारियां होती थी तो लोग बोल देते थे कि इस औरत के ऊपर भूत आया है, चुड़ैल आ गया है, तो इसको सब मिलकर के मार डालते थे। और ये डिसाइड कौन करता था? एक खास आदमी, उसको विच मतलब चुड़ैल,
का डॉक्टर, बोलते पीटो इसको, मारो इसको। तो जो इज्जत उसको मिलती थी गांव में, आजकल वही हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को मिलती है, साइंटिस्ट को मिलती है। हम नहीं जानते किसी चीज के बारे में, और ना ही तो हम खोज करने वाले हैं। आप समझदार हैं सर, जो आप बोल रहे हैं वही सही है। बैंक वाले, आज बैंक में गया था, वो बैंक वाला दूसरे आदमी को बता रहा था, अरे सर आप अगर हमारे इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास पैसा है अकाउंट में? हाँ। आप चाहते होंगे कि आपको 4% ब्याज मिलता है सेविंग्स में? बोलता है हाँ। तो 8% या 12% चाहते होंगे? हमारे पास बहुत अच्छा स्कीम है। एक बार मुझसे बोला था उसने, मैंने कहा तुमने लगाया इसमें पैसा? अरे सर मेरे पास इतना पैसा कहाँ, मैं आपकी तरह अमीर नहीं। मैंने कहा लेकिन तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसमें से कुछ लगाया है? तो सर लगाऊंगा सर। मैंने कहा जब तुम लगाओगे, जितना तुम लगाओगे मेरा भी तब लगाना। इन द प्रोविंस ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन की क्षेत्र है, जो द रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज बाउंडलेस। और जो हम लोग रिलीजन में, तो हम लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं पंडितों को, पुरोहितों को, फादर्स को, सिस्टर्स को, अलाउइंग द प्रोफेशनल्स टू प्रोपोगेट द मोस्ट ऑब्वियस एंड द एब्सर्ड आइडियाज विदाउट चैलेंज फ्रॉम द फेथफुल। कोई चैलेंज नहीं। गणेश जी का गर्दन कटा होगा, बिल्कुल आज से हजारों साल पहले हुआ होगा। आज तक हम बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते। एक अगर किडनी किसी और आदमी की दूसरे आदमी में लगा दो तो वो आदमी 10 साल तक नहीं बच पाता। किडनी अगर किसी की बॉडी की पार्ट किसी और को लगा दो तो बॉडी हमारी रिएक्ट करती है। रिएक्शन जानते हैं, दवाइयों का रिएक्शन होता है, बहुत सी दवाइयों का। एक अगर आपकी बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट करती तो आपका गला सूज जाएगा, सूजन हो जाएगी चेहरे में, फूल आएगा, मुंह हुआ था कुछ दिन पहले। और आप क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी एक बॉडी का ऑर्गन किसी और का आपकी बॉडी में लगा रहे हैं, और वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन हम कहानियां पढ़ने में और विश्वास करते हैं कि गणेश जी का गर्दन कटा था और उसके बाद बाईपास सर्जरी कर दिया था शंकर जी ने, कोई बॉडी रिएक्शन नहीं हुआ। और शंकर जी वो तो भगवान है, वो तो बेस्ट सर्जन है, सब कुछ ठीक कर दिया होगा उन्होंने, एंटीबायोटिक सब जरूरत नहीं पड़ा होगा, ओटी फोटी कुछ नहीं चाह रहा होगा। किसी खास वजह से बुद्धा ने ये सब ज्ञान वान लेने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं था कि वो एक दिन बैठे थे, बोर हो रहे थे, अरे चलो यार ज्ञान लेते हैं। आज ताश हमारा फट गया, बच्चे ने ताश चुरा दिया। आपने वो फिल्म देखी है शतरंज के खिलाड़ी? नहीं देखी? श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई थी। उसमें 2 अमीर लोग हैं, और ये उस जमाने की है जब अंग्रेज आते थे इंडिया में और धीमे धीमे राजाओं को हराते थे या तो उनको हड़पते थे। तो ये बहादुर शाह जफर थे, वो शौकीन आदमी थे, उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था, उनको खाली अच्छा लगता था कविताएं और डांस। तो जब वो वाइसरॉय आया था इंडिया में, फिल्म में दिखाते हैं, तो पूछते हैं कैसा आदमी है ये, उसकी तो 14 बीवियां हैं। बोलता है सर वो तो जो पुलिस वाला था बोलता है, उनका अंग्रेज पुलिस, बोलता है वो सर थोड़ा शौकीन टाइप के आदमी, तो बेवकूफ आदमी, ही इज नॉट अ किंग एंड ही शुड नॉट रूल। तो और उसी के राजपाट में अमीर लोग जो थे, हम लोग आज अमीरों की बात कर रहे हैं, तो ये 2 अमीर थे, संजीव कुमार थे और सईद जाफरी, दोनों नवाब थे, लखनऊ के नवाब। बीवियां घर पे खाना बनाती थी, नौकर अपना हुक्का डाल देते थे, गुड़ 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 करते रहते थे और शतरंज खेलते थे। दोनों शतरंज, दिन भर शतरंज, रात भर शतरंज, रात को लेट तक शतरंज खेलते रहते थे। एक दिन तो संजीव कुमार की वाइफ ने शतरंज की गोटियां छुपा दी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कर सकते हैं, सिपाही तो आलू हो जाएंगे, भिंडी जो होंगी वो ऊंट बन जाएंगे, टमाटर जो होंगे वो हाथी बन जाएंगे। उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। यार जहां चाह वहां राह, आदमी जब लगन होती है तो कुछ भी कर सकता है। फिर तब तक दूसरे वाले को याद आया, अरे नवाब साहब आपको याद है फला फला भाई साहब है, उनके जो वो एक ड्राइंग रूम है उसके कोने, तो दोनों को याद आ गया, मेमोरी शार्प हो गई आती है। बोलते हैं उसके कोने में शतरंज रखी हुई, गए उसके यहाँ मिलने के लिए। वो आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिस आदमी के घर पे गए थे, शतरंज था उसके घर पे एक कोने में। तो ये नवाब साहब उसके यहाँ गए, दोनों लोग गए और एक चाल अपनी चलाए, तो दूसरा उस पर अपनी चाल चलाया। अल्टीमेटली कहानी ये है, अंग्रेज आने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ लखीमपुर में कोई आने वाला हो, बहुत बड़ी फोर्स आने वाली है और पूरी राजपाट खत्म हो जाएगी, ले लिया जाएगा। तो ये दोनों चिड़ गए जब एक आदमी आया बताने के लिए, पता है सर फौज आने वाली है और पूरा राजपाट ले जाएगी हम लोगों का। बोलते हमने भी क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, तलवार निकाल ली, तलवारें हैं हमारे पास, हम छोड़ेंगे नहीं। फिर तलवार डाल दी, फिर शतरंज खेलना शुरू कर दिया।
ऐसा नहीं था। बुद्ध ने ऐसे शौकीन राजा नहीं थे, बहुत सेंसिटिव थे, और एक खास चीज उन्होंने देखी थी जो हम सब देख सकते हैं और देखते भी हैं, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि हम भले बुद्ध की तरह अपनी जिंदगी को छोड़े ना, लेकिन बुद्ध की तरह देख तो सकते हैं इस चीज को। वाई बुद्धा स्टार्ट, और बुद्धा बिगैन हिज सर्च फॉर ट्रूथ। बुद्धा ने अपना ट्रूथ का खोज क्यों शुरू किया था? बिकॉज ऑफ हिज रियलाइजेशन, उनको एक एहसास हुआ दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज वन ऑफ द रेचेडनेस एंड एंग्विश। जो आम आदमी की आम जिंदगी है वो किस चीज से भरी है? रेचेडनेस से और एंग्विश से। रेचेडनेस का मतलब जानते हैं क्या है? मनहूसियत, मनहूस है आम आदमी की जिंदगी। और एंग्विश मतलब दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है। और ये केवल एक गरीब आदमी की जिंदगी नहीं है, एक बहुत अमीर आदमी की लाइफ भी ऐसी है, क्योंकि अमीर आदमी भी बीमार होता है। अमीर आदमी भी जब गिरता है तो उसके पैर में खरोंच आती है। जब मर्सिडीज की एक्सीडेंट होती है तब उसमें भी लोग मरते हैं। आम आदमी की जिंदगी रेचेडनेस और एंग्विश से भरा हुआ है। इट इज अ बिलीफ दैट हैज बीन शेयर्ड बाय मेन ऑफ टॉवरिंग इंटेलेक्चुअल स्टेचर। सारे समझदार लोग इस विश्वास को शेयर करते हैं, सब यही विश्वास करते हैं। सोक्रेटिस कहते थे, बहुत फ्लैटली, साफ साफ ही कहते थे, उनके साथ बैठ करके आप कहते थे लाइफ इज टेरेबल। टेरेबल जानते हैं क्या होता है? सुना तो होगा टेरेबल। टेरेबल का मतलब होता है भयानक। जैसे आप लोगों को लगता होगा आजकल थोड़ा देर खेल लिया, गेम खेल लिया, कुछ कर लिया, लेकिन बाकी टाइम क्या है उसको हम देखते भी नहीं। होमेर एक्सप्लेन्ड, होमर बताते थे, बेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स अपॉन अर्थ, जो धरती पे सबसे सुंदर चीजें हैं, सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है धरती पर पता है? अगर कोई भी चीज इमेजिन कर सको वो ये है, इज नॉट टू बी बॉर्न, पैदा ही मत हो। इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती धरती के लिए। नॉर टू बिहोल्ड द स्प्लेंडर ऑफ द सन, और जो धूप की गर्मी होती है उसको मत झेलो। ये दुनिया इस लायक नहीं है कि तुम पैदा हो यहां पे। इसलिए मैं कह रहा था आज नहीं आना चाहिए था आप लोगों को। अरिस्टोटल, अरस्तु, जो इतना बड़ा उसने इतिहास रचा है, पूरे जो मॉडर्न थिंकिंग है अरिस्टोटल से चालू हुई थी। स्टेटेड, उसने कहा था, नेचर इज नॉट डिवाइन, इट इज डेविलिश। नो व्हाट इज डेविलिश? पिशाचिया। पिशाचिया, कोई भगवान उगवान नहीं है यहां पर। तो जरा सा उंगली कट जाए तो दर्द होता है, ये पिशाच नहीं है। मतलब ये क्या दर्द भरी दुनिया में हमको क्यों डाल दिया गया है? ऐसा क्यों है कि अगर कटता है हाथ तो ठीक हो जाए बिना दर्द के? अगर गर्लफ्रेंड छोड़ती है तो दर्द ना हो? क्यों दर्द है दुनिया में? क्यों तकलीफ है? कहते थे नेचर इज डेविलिश नॉट डिवाइन। यूरिपिड्स, ये तो ट्रेजेडियन थे। ट्रेजेडियन पता है क्या होता है? मैंने खोजा 406 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, करीब 2,500 साल पहले। ट्रेजेडियन पता है कौन होते थे? ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को पता है ट्रेजेडी किंग क्यों बोलते थे? क्योंकि वो दुख भरी पिक्चरों में ही काम करते थे। कॉमेडी फिल्मों में बहुत कम काम किया है। रोना, देवदास टाइप की फिल्म, तो ये ट्रेजेडी, दुख भरी कहानी लिखते थे ये। और फिलोसोफर भी थे। कहते थे, यूरिपाइड्स क्लेम्ड, नो वन ऑन द ग्लोब इज हैप्पी। धरती पे कोई भी इंसान खुश नहीं है। मैं बड़ी खुश खुशी बता रहा हूं, लेकिन धरती पे कोई भी इंसान खुश नहीं है। क्रैंटर, ये भी फिलोसोफर थे जो कि ज़ेनोक्रेट्स के साथ पढ़ाई किया इन्होंने, और इन्होंने भविष्यवाणियां सीखी हैं, फिलोसफी सीखी है। कहते थे, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, बहुत समय पहले से ही, has the lot of men had been deplored by many wise men। पूरी इंसानियत को किसी ने भी अच्छा नहीं माना है। इसमें पैदा होना कोई अच्छी चीज नहीं है। they regarded life as penance। जिंदगी क्या है? केवल पेनेंस है। पेनेंस मतलब तपस्या, तपस्या ही करो। and likewise the birth of man is the greatest misfortune। और इंसान का पैदा होना दुनिया का सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून है, बदकिस्मती है। पैट्रियार्च कहते थे, said the life seems to be a labyrinth of errors। लैब्रिंथ एक पिक्चर आई थी, मैं बड़ा खुश कि अंग्रेजी पिक्चर के वैसे ही हम लोग शौकीन होते हैं। देखना शुरू किया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
कुछ दूर थोड़ी देर बोलता था आदमी, फिर कुछ काला काला दिखाता था, फिर कोई कुछ बोलता था, और एक सीन दूसरे सीन से कनेक्टेड नहीं था। आप भी देखिए। फिर मैंने लैब्रिंथ का मतलब खोजा। लैब्रिंथ का मतलब होता है, आपको पता है लैब्रिंथ का मतलब? लैब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। जिंदगी जो है वो एरर्स की भूल भुलैया है। आप एक एरर करेंगे, आपको लगेगा यार ये नहीं करना चाहिए था, चलो दूसरे कमरे में जाते हैं, फिर दूसरा एरर करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर कहीं और जाएंगे, ये सोचेंगे कि ये शायद एरर ना हो, ये पढ़ लिया होता, नहीं नहीं वो पढ़ा होता, नहीं कुछ और पढ़ा होता। लाइफ इज अ लैबिरिंथ ऑफ एरर्स, अ टेरेबल डेजर्ट, बहुत बेकार रेगिस्तान है, अ मडी पूल, एक गंदा पानी का पूल है, अ ब्रीदिंग डेथ, और जो शरीर है वो सांस लेती हुई मौत है, अ हेल ऑलरेडी इन लाइफ टाइम, एक नर्क जो ऑलरेडी चल रहा है, जी रहे हैं आप उसको, अ लॉन्ग फ्यूनरल प्रोसेशन। आपको पता है फ्यूनरल प्रोसेशन क्या है? शव यात्रा। आपको लगता होगा आप जिंदा हैं, लेकिन आप मरी हुई बॉडी के साथ यहां से वहां घूम रहे हैं, तकलीफ के साथ। थॉमस कैंपिस क्या कहते थे, अभी और सुनना बाकी है आपको। थॉमस कैंपिस 1471 में ये कहते थे, ट्रूली इज लाइफ ऑन अर्थ एंड एफ्लिक्शन। सच पूछो तो जिंदगी जो धरती पर है वो एक तरह की एफ्लिक्शन है, यातना, घिनौनी चीज है। थॉमस नैश डिस्क्राइब लाइफ एज ब्रूटिश, नास्टी एंड शॉर्ट। ब्रूटिश मतलब बहुत दर्दनाक, नेस्टी मतलब घिनौना, कष्टदायक, एंड शॉर्ट, और छोटी सी होती है। जब जियो, जब मरने वाले को लगता है हाय राम, अभी तो एंजॉय करना शुरू किया था, अभी तो पैदा हुए थे, अभी मेरा बच्चा, उसकी शादी भी नहीं हुई, उसके बच्चे नहीं आए। गॉथे सेड, वी ऑल सफर फ्रॉम लाइफ। हम सब इस जिंदगी से सफर कर रहे हैं, हमारी इस बीमारी का नाम जिंदगी है। शिलर्स ने पूछा था, व्हाट मैन एंजॉयड लाइफ हु लुक्ड इनटू इट्स डेप्थ। कौन सा इंसान जो गहराई में लाइफ को देखेगा और ये बोलेगा कि मैंने एंजॉय किया, केवल दुखी है यहां पे। एडवर्ड वी हार्टमैन वॉज कंस्ट्रेन्ड टू से, वो थोड़ा सा रुक रुक कर बोला उसने, द नेटिव सॉइल ऑफ द नीड फॉर रिलीजन, द पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड, फॉर द मोर यूज मेन मेक ऑफ द मीन्स to earthly ease and comfort, the more are they bound to see how impossible it is to overcome in this way the pain and anguish of life. Religion चाहिए, और धरती में इतना दुख है वो भी चाहिए, वो भी है, क्योंकि जितना आप देखेंगे इस धरती को एंजॉय कर रहे हैं, जितना ज्यादा एंजॉय करते जाएंगे उतना ही आप देखेंगे कि इससे निकलना और इम्पॉसिबल होते जाता है। एट द एंड, और लास्ट में, वोल्टायर वॉज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। बहुत फेमस आदमी था ये, 1778 में फ्रेंच में था वो। कहते हैं, हैप्पीनेस इज ओनली अ ड्रीम, खुशी जो है केवल एक सपना है, एंड पेन इज रियल, और दर्द ही सच्चाई है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फॉर 80 ईयर्स, बोलते मैंने इसको 80 साल तक एक्सपीरियंस किया है। और इस आदमी के बारे में खास चीज, एंड येट वोल्टायर वॉज अ हाईली फेवर्ड बाय नेचर एंड गुड फॉर्च्यून। हेल्दी भी रहा है जिंदगी भर और बहुत अमीर भी था वो आदमी, फिर भी ऐसा कहा। बस करते हैं आज के लिए।